खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। 8:35 हो रहे हैं और हर रोज की तरह आज भी मैं यानी आसिफ रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और प्रोग्राम में अगले 90 मिनट तक मेरा साथ देंगे गौहर कुछ है। तो नाजरीन, प्रोग्राम का जिस तरीके से फॉर्मेट है उसके मुताबिक हम चलने की आज भी भरपूर कोशिश करेंगे और कुछ बैनुल अक़वामी खबरें और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर सारी सूरत हाल क्या है, सियासी सूरत हाल पर भी हमारी नजर रहेगी। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ साथ सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल लखनऊ के अंदर हो रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। एक अहम खबर जिससे शुरुआत आज प्रोग्राम की करेंगे जो हमसे और आपसे जुड़ी हुई है और तारीख में आज क्या कुछ अहम है उस पर भी नजर दौड़ाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर भी आपको जब लिए चलेंगे तो आपको बताएंगे कि कोविड-19 की सूरत हाल एक तरफ, लेकिन इन सब के बीच में कुछ सरकारी महकमों पर सवाल भी उठ रहे हैं। अदालत की जानिब से जारी करदा अहकामात की वायलेशंस कई मकामात पर हो रही है। इस तरह के इल्जामात जो अब तक लग रहे थे उनकी तरदीद तो की जा रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो साबित भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक अहम बयान और मुलाजमीन का जो डेटा जिसे कलेक्ट करने के लिए एक मुद्दत तय की गई थी, एक डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, उस पर काम मुकम्मल नहीं हो पाया है, लेकिन अब दोबारा डेडलाइन दे दी गई है। उस पर बात करेंगे और बात उन लोगों की भी करेंगे जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं, यानी बीपीएल के जुमरे में आते हैं, लेकिन एक अहम स्कीम जो सरकार की तरफ से शुरू की गई थी लेकिन वो उससे मुस्तफीद नहीं हो सके। एक बड़ी तादाद लोगों की है आज भी जो इंतजामिया से गुहार लगा रही है, उन लोगों की बात करेंगे और इंतजामिया की कार्रवाई भी कुछ अफसरान के खिलाफ वो आपको बताएंगे। इसके अलावा बात श्रीनगर शहर की भी करेंगे जो एक बार फिर स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में जरूर आया है, दोबारा साफ शहरों की लिस्ट में आया है, लेकिन जमीनी सूरत हाल क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और जो एम्स कश्मीर के अंदर इस बार दाखिला लेना चाहते थे उन तलबा के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। और बात ड्रग्स पर भी करेंगे चूंकि अदालत की तरफ से इस मामले पर भी कड़ा रुख अपनाया गया है। ये सारे मामलात, सारे मौजुआत रहेंगे जिन पर एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक और गौहर कुचे के पास चलेंगे नजर हिस्ट्री ऑफ द डे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज के दिन क्या हुआ। 21 नवंबर आज ही के दिन क्या कुछ हुआ है दुनिया के अंदर वो हम आपको बताएंगे। साल 2002 में आज ही के दिन यानी कि 21 नवंबर मुशर्रफ की जानिब से पाकिस्तान में लगाई गई इमरजेंसी का खात्मा हुआ है और आज ही के दिन 1813 में हॉलैंड में एक आज़ाद हुकूमत बहाल हुई है और आज ही के दिन 1986 में यानी कि 21 नवंबर 1986 में वस्त अफ्रीकी जमहूरिया ने आइन को अपनाया है और आज ही के दिन 1877 में मशहूर साइंसदान थॉमस लिव एडिसन ने दुनिया को पहला फोटोग्राफ पेश किया है और आज ही के दिन 21 नवंबर 1906 में चीन ने अफयून की तिजारत पर पाबंदी लगा दी है और आज ही के दिन 1956 में यानी कि 21 नवंबर 1956 में यौम असातिज़ा की करारदाद मंजूर कर ली गई है और आज ही के दिन साल 2002 में 21 नवंबर साल 2002 में ज़फ़रुल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के 14वें वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए और आज ही के दिन साल 1963 में 21 नवंबर 1963 में नाइकी अपाची नामी हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। यानी कि ये कुछ ऐसी तारीख थी। तारीख में आज के दिन के हवाले से दुनिया भर के अंदर या मुल्क के अंदर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। आप प्रोग्राम की बढ़ते आगे बात करेंगे अब खबरों के हवाले से और खबरों का पिटारा खोलेंगे आसिफ रशीद। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले उस खबर से जो प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताई कि जो खबर आपसे और हमसे जुड़ी है, यानी ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है। चूंकि अब तक गैर सरकारी इदारे इस पर खुलासा करते रहे, लेकिन भारत के अंदर 600 से ज्यादा गैर कानूनी मोबाइल एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है आज के वक्त में काम कर रही हैं और इस पर जो सार्फिन को लोन दिया जाता है कई एप्लीकेशन मोबाइल स्टोर पर भी दस्तयाब हैं। आरबीआई का यह मानना है कि सूरत हाल ऐसी है जहां पर ऑनलाइन जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ठगने वाले लोग हैं, उनकी तादाद अभी भी कम नहीं हुई है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है चूंकि एंड्रॉयड यूजर्स की जो दुनिया भर के अंदर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, यरकानी जो लोन एप्स हैं उनका इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा लोगों की तादाद मोबाइल एप्लीकेशंस या स्मार्टफोन्स के जरिए हो रही है। यानी आप एक क्लिक के जरिए दुनिया घूम सकते हैं, एक क्लिक के जरिए ऑनलाइन कोई भी लोन लेना चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन जब मुल्की सतह पर आप देखते हैं
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है और लोगों को आगाह किया गया है कि वो 600 ऐसी गैर कानूनी जो लोन एप्लीकेशन चल रही हैं, स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल हैं, उनसे बचने की सख्त जरूरत है एंड्रॉइड यूजर्स खास तौर से। और जो स्टडी में पता चला है, वर्किंग ग्रुप जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस पूरे मामले पर काफी वक्त से काम कर रहा था, उसने ये बताया कि मोबाइल एप्लीकेशंस हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो या ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस इस्तेमाल होने वाली हों, इन सारी चीजों के बीच 600 प्लस ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आज के वक्त में इस्तेमाल होती हैं, गैर कानूनी हैं, लेकिन लोग ऑनलाइन यहां पर अप्लाई करते हैं। अब पता नहीं होता कि उन्हें फॉर्मेलिटीज क्या पूरी करनी होती, ये भी पता नहीं होता कि लोन देने वाला कौन है, किसी तरह की कोई गारंटी यहां पर नहीं होती, लेकिन लोग रिस्क लेकर यहां पर अप्लाई कर देते हैं। जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है उसमें यह भी पता चला है कि 1100 जो लैंडिंग एप्लीकेशंस है, यानी जिनका इस्तेमाल आज के वक्त में हुआ है, बहुत सारी उसके बाद बंद हुई हैं। आप देखेंगे तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको जो गूगल प्ले स्टोर भी है वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जिनको किया है उनमें 600 प्लस हैं जिनने अपने हिसाब से फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये कि 600 आज भी मौजूद हैं जिसके कहीं ना कहीं शिकार सार्फिन हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर जो है वहां पर आज के वक्त में भी एंड्रॉइड यूजर चूंकि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 80% से ज्यादा लोग माने जाते हैं और दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर भी मोबाइल सार्फिन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करती है। लेकिन जनवरी 1, 2021 से फरवरी 28, 2021 तक बताया जाता है वर्किंग ग्रुप के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक कि 1000 प्लस एप्लीकेशंस, 1100 के आसपास तादाद बनती थी जो मुल्क के अंदर इस्तेमाल होती रही। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर 81 के आसपास जो लोन एप्लीकेशंस हैं हिंदुस्तान के अंदर चलाई जाती रही इसी साल के अंदर, लेकिन गैर कानूनी थी, इलीगल थी, फ्रॉड चल रहा था और 2562 इस तरह की कंप्लेंट्स जो है वो आरबीआई के पास पहुंची थी, शिकायत मौसूल हुई थी। यानी 2562 लोगों ने शिकायत की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है लेकिन उन्हें कोई जवाब मुस्बत सामने नहीं आया है। उसके बाद दिल्ली हो, हरियाणा हो, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हुई, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये वो तमाम रियासतें हैं या यूटीज हैं जहां से सबसे ज्यादा इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हुआ है। और आरबीआई के पास अब ये रिपोर्ट जब पहुंची है तो पता चला है कि 600 प्लस एप्लीकेशन गैर कानूनी इस्तेमाल हो रही हैं। खबर बताने का सिर्फ मकसद यह है कि आप और हम में से हजारों ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर तक भी इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं गारंटी, कहीं ना कहीं जो लीगल अथॉरिटी होती है वो इन चीजों को डिनाई करती है, वो ये कहती है कि ये तमाम सरगर्मियां जो है, ये अमल है वो गैर कानूनी है, लिहाजा इस तरह के फ्रॉड से, इस तरह के अमल से ऑनलाइन आप भी बचे तो शायद आपके लिए ही बेहतर होगा। तो चलिए, ये थी आरबीआई के हवाले से खबर। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे आंध्र प्रदेश के हवाले से, जहां पर सैलाब की वजह से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, जिसमें कुछ खवातीन, बच्चे भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर सैलाब के आने से जहां पर बारिशें हुई थी, लगातार बारिशों की वजह से कई मकान जो है वो जमीन बोझ भी हुए हैं, लैंडस्लाइड हुई हैं कई मकामात पर, उसकी वजह से तकरीबन 25 अफराद जांबाक हुए हैं। सैलाब रलिस्मा खिते के 4 अज़ा कटरपा, करनोल, चित्तौड़, अनंतपुर और दीगर कई इलाकों में आया है, जहां पर जो बताया जाता है कि 25 अफराद की मौत हुई है, जिनमें से कुछ बच्चे भी शामिल हैं, खवातीन भी शामिल हैं, उनकी मौत हुई है। लगातार पिछले कई दिनों से वहां पर 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद ही कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। वहां पर अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वहां पर एक 3 मंजिला इमारत गिरने के नतीजे में 5 अफराद की मौत हुई है, जिनमें से 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं। जनूबी हिंदुस्तान में इस वक्त बारिशें शदीद हो रही हैं, 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 15,000 से ज्यादा बेघर है, ये इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ तेलंगाना के अंदर भी जहां पर तबाही काफी ज्यादा हुई है, इस तरह की इतलात मौसूल हुई हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश से जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत ज्यादा जानो माल का नुकसान हुआ है,
चेन्नई में काफी हद तक शायद ये कहा जा सकता है कि उस तबाही से आहिस्ता आहिस्ता लोग निकल रहे थे और जो बेघर अफराद थे 1 लाख से ज्यादा उनकी तादाद थी, वो अपने घरों को लौट रहे थे। लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है और मौसम पर नजर रखने वाली जो तंजीम है स्काईमेट वेदर, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि आज जनूबी हिंदुस्तान के अंदर बशमूल आंध्र प्रदेश जहां पर बारिशों का खदशा जाहिर किया जा रहा है, बारिश और होगी दिन भर। और अब तक 30,000 से ज्यादा लोग जिनको दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, महफूज मकामात पर पहुंचाया गया, लेकिन 400 से ज्यादा लोग जो लापता हैं, कोई अता पता नहीं है। इनमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। लेकिन इसी रियासत के अंदर 29 लोगों की अभी तक, हालांकि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जो सरकारी आदादोशुमार हैं 29 लोग बताए जा रहे हैं कि अभी तक उनकी मौत हुई है। और इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं, रियासती सतह पर या कौमी सतह पर टीमें जो काम करती हैं शदीद बारिशों के इस मौसम में उन लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इस वक्त लगी हुई हैं। दूसरी बात यह कि मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ स्कूली बच्चों के लापता होने की इसी रियासत के अंदर इतलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन बचाव कार्रवाइयां चल रही हैं, मगर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमवात बहुत ज्यादा हैं और ये आंकड़ा जो 29 तक फिलहाल पहुंचा है, ये इससे कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। अब बात जरा किसानों के हवाले से, चूंकि आज का दिन भी काफी अहम है। परसों यानी आपको जुमे का दिन याद होगा जब वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया ज़री कवानीन को वापस लेने का, तो कल का दिन इसलिए अहम था क्योंकि किसानों की तरफ से एक मीटिंग की गई। लेकिन उस मीटिंग से इंपॉर्टेंट आज की मीटिंग है। कल की मीटिंग में साफ कर दिया गया कि मुकर्रर तारीख पर प्रोग्राम्स होते रहेंगे, जारी रहेंगे, लेकिन 29 तारीख को जो पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर मार्च का प्लान था वो भी बरकरार रखा गया है। किसानों की जानिब से लगातार एहतजाज, अगरचे कवानीन को वापस लिया गया है, मरकजी सरकार वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐलान किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अभी भी एहतजाज पर है। उनका मानना है कि जब तक 29 तारीख को यानी कि पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को मनसूख नहीं किया जाता, इन कवानीन को मनसूख नहीं किया जाता, तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। उनका मानना है कि MSP को लेकर एक कानून जो बनाना है वो बनाया जाए और साथ ही साथ उनकी जानिब से आज किसान मोर्चा की जानिब से आज भी मीटिंग है और उनका मानना है कि 29 तारीख को जो पार्लियामेंट ट्रैक्टर मार्च उन्होंने रखा था वो बाज़ाब्ता तौर पर होगा और इस सिलसिले में उनकी जानिब से आज जहां MSP को लेकर मीटिंग है और आगे की हिकमत अमली को लेकर उनकी जानिब से आज जो है मीटिंग हो रही है। और किसानों को लेकर जहां बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया है कि एजिटेशन जो है यानी ये तहरीक 29 तारीख तक फिलहाल चलेगी, उसके बाद आगे का लाएमल तैयार किया जाएगा। कल 22 नवंबर को महापंचायत जो कि लखनऊ के अंदर रखी गई है वो भी जारी रहेगा, तय शेड्यूल के मुताबिक होगा। 26 नवंबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मार्च जो है पार्लियामेंट की तरफ 29 तारीख को होगा। उसके लिए भी बाकायदा जो प्लान तरतीब दिया गया है उसी के हिसाब से होगा, क्योंकि विंटर सेशन जो है पार्लियामेंट के सेशन का आगाज 29 तारीख से होने जा रहा है, तो वो प्रोग्राम के हिसाब से ही किसान संयुक्त मोर्चा फिलहाल चलना चाह रहा है और इसलिए इस आज की मीटिंग में इस पर भी बात की जाएगी। दूसरी बात, 26 तारीख को जो प्रोग्राम रखा गया है यानी जब इस तहरीक को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, इसी के दरमियान एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जुमे के रोज जब वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया तीनों ज़रूरी इस्लाहात को वापस लेने का। उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं, मगर जो ऐलान कर दिया गया चाहे वो MSP पर कानून हो वो बनाने के बाद ही सरकार अगर इस पर कोई यकीन दहानी कराती और जो कानूनी अमल है, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी के बाद इस पर हो सकता है काम शुरू हुआ हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इस पर मजीद सरगर्मियां देखी जाएंगी। और किसानों ने फिलहाल अनाउंसमेंट कर दी है कि 29, 26 और कल यानी 22 तारीख का जो प्रोग्राम है वो तय शेड्यूल के मुताबिक रहेंगे और जो ट्रैक्टर मार्च है वो भी निकाला जाएगा। मजीद मुतालबे जिनमें दूध की कीमतें हैं, गन्ने की कीमतें हैं और इसके अलावा जो मक्के और बाजरे की कीमतें हैं और MSP मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है जिस पर यानी किसान मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम वो एक कीमत पर मंडियों के अंदर अपना माल बेच सकें, जो उनकी फसल है वो बेच सकें, कोई मनमानी ना हो, बीच में किसी तरह के दलाल इसमें काम ना करे, उस पर सरकार न सिर्फ यकीन दहानी कराए बल्कि बाकायदा एक कानून बनाए। जो ऑलरेडी कमेटियां बनाई गई हैं वो इसमें काम करें ताकि किसान एहतजाज खत्म कर दें। अब बात जरा राजस्थान की भी करते हैं, क्योंकि यहां पर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हुई और राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आज देखने को मिलेगा, जहां पर तमाम वुज़रा शाम होते होते काबीना की मीटिंग के बाद जिनने इस्तीफे सौंप दिए हैं, नए वुज़रा की हल्फबर्दारी आज है और 12 नए चेहरे बताए जा रहा है कि जो आज कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिनमें चूंकि वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के दरमियान हमने देखा था कि तनातनी बनी रही थी, लेकिन दोनों तरफ से काबीना की तश्कील नौ का अमल जब शुरू हो गया है तो माना जा रहा है कि आज अशोक गहलोत के साथ साथ 5 नए चेहरे होंगे जो पायलट की खेमे के हैं,
लेकिन आज उन्हें भी जगह मिलेगी। और नए वज़रा की हलफबरदारी की तकरीब जब होगी मुल्क के अंदर, राजस्थान के अंदर, तो बड़ी बात यह है कि इसमें रियासती सतह पर तमाम जो कोशिशें थी वो हो रही हैं और जो कानूनी एतबार से काम किया जाना चाहिए था वो भी हुआ। देर रात जहां पर अशोक गहलोत जो कि वज़ीर आला है राजस्थान के, वो गवर्नर से मुलाकात हुए हैं और उनकी मुलाकात के बाद अब कुछ मजीद नाम जो हैं हो सकता है कि उनकी आज दोपहर होते होते सामने नाम भी आ जाए, लेकिन हल्फबरदारी की तकरीब जब बाद दोपहर होगी तो आज मुकम्मल तौर पर जो काबीना है वो नए सिरे से तश्कील दी जाएगी और इन आखिरी कुछ लम्हात में कांग्रेस राजस्थान के अंदर जो कुछ हो सकता है दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए कोशिशें कर रही है। दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ भी मुसलसल इन तमाम सरगर्मियों पर, यानी बीजेपी सबसे बड़ी जो पार्टी राजस्थान के अंदर है, दूसरे नंबर पर इंतखाबात में भी सीटों के लिहाज से रही थी, तो वहां पर भी मुसलसल उनकी नजर बनी हुई है। लेकिन आज बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी इस बड़ी रियासत के अंदर जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, एरिया के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी रियासतों में इसका शुमार होता है राजस्थान का। वहां पर आज सियासी एतबार से भी काफी सरगर्मियां होने वाली हैं और राजस्थान के वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला अशोक गहलोत, यानी उनके साथ सचिन पायलट, और दोनों खेमों को इस पार्लियामेंट के जो काबीना अगली होगी उसमें शामिल करने की कोशिश है। और राहुल गांधी से मुलाकातों का सिलसिला भी गुज़श्ता दिनों हमने देखा था और ये इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और बात अब जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर गुज़श्ता दिनों एक वाकया पेश आया, उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का बड़ा बयान भी सामने आया है। गौहर आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। जी हाँ, बात करेंगे अब आबादी के हवाले से, जहां हालिया दिनों हैदरपुरा के अंदर एक एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के बाद जहां पर आम शहरियों की हलाकत हुई है, उसके सिलसिले में जो 2 लाशें उनके लवाकिन को सुपर्द की गई हैं। उसके बाद ही जो रामबन का नौजवान, उनकी भी मुतालबा किया गया था, जहाँ रामबन के लोगों की जानिब से, साथ ही साथ रामबन के डीडीसी चेयरपर्सन की जानिब से भी एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि उनकी लाश को उनके लवाकिन के हवाले किया जाए। लेकिन एलजी इंतजामिया, एलजी की जानिब से, मनोज सिन्हा की जानिब से हैदरपुरा एनकाउंटर पर बयान सामने आया है। उनका मानना है कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे, क्योंकि हाल ही में इसको लेकर एक इंक्वायरी का हुक्म भी जारी हुआ है, जिसमें एडीसी श्रीनगर जो है एक इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मुझे इस वाक़े पर बहुत दुख हुआ है, अफसोस है कि ये वाक़या पेश आया है, लेकिन आइंदा इस तरह का वाक़ा पेश नहीं आएगा, ये एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ अब घर वालों के हवाले से, उन्होंने लवाकिन के हवाले से कहा कि हम उनके साथ हैं, लेकिन आइंदा इस तरह के वाक़े नहीं होंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जहां जम्मू के अंदर तकरीब से खिताब कर रहे थे, उस दौरान 2 बातें उनके सामने आई। एक तो इस वाक़े पर उन्होंने दुख का इजहार किया, लेकिन मुसलसल जो मांग बढ़ रही है कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात हो, अब सिर्फ मैजिस्ट्रल इंक्वायरी तक बात नहीं होनी चाहिए और इसमें अदालती तहकीकात हों, रिटायर्ड जज या सिटिंग जज भी इसमें तहकीकात कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने अलग अलग जो कानूनी पहलू हैं वो भी हवाला देकर कहा कि कार्रवाई इसमें की जाए। लेकिन दूसरी बात यह कि अब आमिर के लवाहिकीन को भी उसकी लाश सुपुर्द उनके की जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस पर अभी तक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन हम देख रहे थे। हंगामा काफी ज्यादा, लाल चौक श्रीनगर से जम्मू तक एहतजाजों की लहर भी हमने देखी, लेकिन उसके बाद अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान यकीन दहानी कराई कि दुख तो है इस वाक़े पर, कसूरवारों को इसमें सजा मिलेगी, ये यकीन दिलाया। लेकिन साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि मुनासिब वक्त के अंदर हुकूमत के कामों को बेहतर बनाने के लिए इस वक्त जो इकदाम उठाने की जरूरत है, अगर उसमें कहीं लापरवाही होती है, कोई खामी होती है, तो उन अफसरान को भी नहीं बख्शा जाएगा। कहते हैं कि मौजूदा वक्त में निजाम जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है उसमें शिफाफियत लाना हमारी तरजीहात में शामिल है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अवामी मसाइल भी काफी ज्यादा हैं, जिन पर हम मुसलसल आपको रिपोर्ट्स भी बताते रहे और वक्तन फक्तन अवाम की बात अब तक पहुंचाने की कोशिश की है। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो आपको एक और अहम खबर बताएं, और बात वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन की, क्योंकि 2 खबरें उनसे जुड़ी हुई हैं। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर का जो मुमकिना दौरा परसों है, जहां पर मंगलवार को वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकती हैं, और इस दौरे के इम्कान एक तरफ, लेकिन निर्मला सीतारमन जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे से कबल कई बड़े सौगातें जो हैं वो दे सकती हैं, जिनका बाकायदा ऐलान भी किया जा सकता है। चूंकि टूरिज्म क्लस्टर को अपनाने का ऐलान वो करेंगी, जराये से जानकारी मिल रही है। अनंतनाग, बारामूला, जम्मू के जो 3 DCBs हैं, इनके लिए सौगात होगी और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से उनकी बात होनी है। और सबसे अहम मौज़ूआत जहां वो जम्मू जाएंगे, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बातचीत होगी, तो कारोबारी या जो
सनत से जुड़े हुए लोग हैं, सनतकार हैं, उनसे बात होनी है। चूंकि बैरूनी सरमायाकारी 50,000 करोड़ रुपए का होगी, जिसका दावा लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतजामिया और मरकजी हुकूमत बारहा करती रही है। दूसरी बात यह कि इन सब के बीच में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर वबाई मर्ज में मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई, उसका खास तौर से जायजा स्टेक होल्डर से मुलाकात के दौरान निर्मला सीतारमण लेने वाली हैं। और ये जो दौरा होगा उनका, ये जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का जो फैसला, उनका पहला दौरा होगा, जहां पर वो 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचेगी और जम्मू में जहां वो मुख्तलिफ वफूद से भी मुलाकात करेंगी और मईशत के हवाले से भी और साथ ही साथ दीगर तिजारत और सन्नत से वाबस्ता वफूद के साथ बातचीत करेगी और साथ ही साथ वो सरमायाकारी, तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों से मुतल्लिक मामलात के बारे में भी जानकारी हासिल करेगी। और इसमें एक चीज और भी बताते चलें, 278 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो 3 वज़ीर खजाना की तरफ से DCCBs अनंतनाग के लिए हों, बारामूला हों, यानी जिनको आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स कहते हैं, उनके लिए बैंकों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए कोशिश होगी। तो उसमें बताया जाता है कि इनके प्लान में ये भी इस बार है, जम्मू कश्मीर पहुंचते ही वो बात करेंगी। तमाम बैंकों के या जो मुख्तलिफ शोबे हैं, खासतौर से सनत और तिजारत के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जो सरबराहन हैं, उनके नुमाइंदे हैं, उनसे जिनकी वाबस्तगी है इन अहम शोबों से, इन इदारों से, तो उनके साथ वो खुसूसी मुलाकात के दौरान इस पैकेज का ऐलान करेंगी। और खासतौर से जो टिकट बोरोर्स हैं, उनके लिए 135.43 करोड़ रुपए का इसमें उनका प्लान भी हो सकता है। और दफा 370 की तनसीक के बाद आपको याद होगा कि वज़ीर खजाना जम्मू कश्मीर नहीं गई। पैकेजेस जो पहला यूनियन टेरिटरी का पिछले साल भी आया, वो जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से ही अनाउंस हुआ। तो फिजिकली खुद जाकर कामकाज का मुआयना करना फाइनेंस मिनिस्टर का ये पहला ऐसा मौका होगा 370 की तनसीक के बाद, यानी यूनियन टेरिटरी के 2 बरस बनने के बाद अब वो एक बार फिर जम्मू कश्मीर जा रही हैं और कुछ फैसले जो सयाहत से जुड़े हुए हो सकते हैं, ये भी माना जा रहा। और 23 नवंबर को जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी का जो है, वहां पर उनके एक प्रोग्राम में उनकी शिरकत होगी। इसके अलावा बताया जाता है कि कई मकामात पर वो सरकार की जानिब से जो जारी करदा स्कीम्स हैं या खुद इनके सेक्टर से हैं, सनत और तिजारत की हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की हैं, तो उन पर भी वो बगौर न सिर्फ जायजा लेंगे जो ऑलरेडी स्टार्ट हुई हैं, बल्कि बैंक ऑफिशियल जब उनके साथ मौजूद होंगी तो कुछ नई सरकारी स्कीमों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा उनकी तरफ से एक और 200 जो एंटरप्राइज की बात हो रही है, उसके लिए भी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए 469 करोड़ रुपए उनकी तरफ से कल ही मंजूर किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर को भी इस बार बताया जा रहा है कि ये सौगात देने वाली हैं। तो देखने वाली बात होगी कि परसों जब वो जम्मू पहुंचेंगी, उसके बाद कुछ दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, तो कहां तक ये बात पहुंचती है। वज़ीर खजाना के दौरे की बात हो रही है और वज़ीर खजाना के दौरे की बात जहां पर हुई है, तो यहां पर आपको अब एक और खबर भी जरा बताते चलें उन मुलाजमीन की जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर खिदमात अंजाम देने, लेकिन उनका डेटा सरकार के पास अभी तक नहीं पहुंचा था। और इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए इंतजामिया के जो अफसरान हैं, सेक्रेटरीज हैं, खासतौर से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उनको बाकायदा 25 नवंबर तक हिदायत दी गई है कि वो उन लवाजमात को मुकम्मल करें और जो सरकारी मुलाजमीन या अफसरान का डेटा है उसको फौरी तौर पर मुकम्मल करके इंतजामिया के हवाले किया जाए। तमाम जो इंतजामी सेक्रेटरीज हैं, महकमों के सरबराहान हैं, 30 नवंबर तक अपने महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन का डेटा अपडेट कर तालीमी रिपोर्ट पेश करें, यह हिदायत दी गई है। जो महकमा GAD है उसने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें सरकारी मुलाजमीन के तारुफ को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ मुलाजिम दोस्त ऐलानात मुतारिफ कराने पर गौर कर रही है, जिसमें अहम तौर पर जो जायदाद रिटर्न और सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट APR की ई फाइलिंग भी शामिल है। सर्कुलर में वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि वो भी मुकर्रर मुद्दत के अंदर इस पर रिपोर्ट पेश करे। और जो इस्लाहात हैं, इनके कामयाब नफाज के लिए मुलाजमीन की दुरुस्त मालूमाती जो डेटा है वो बुनियादी हैसियत रखता है। और कमिश्नर सेक्रेटरी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उनने अपने सर्कुलर में कहा कि मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं, डेटा बुनियादी जो होना चाहिए वो इस सिलसिले में बार बार हिदायत की गई, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं किया गया। और इसके बाद इकदामात को मुतारिफ कराने में रुकावट यही वजह बनी है क्योंकि गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया गया है। तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, महकमों के सरबराहान हैं, उनको दोबारा हिदायत दी गई कि 30 नवंबर 2021 तक या इससे पहले अपने महकमों में जो उनके अफसरान हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके डेटा को अपडेट को यकीनी बनाया जाए। और दूसरी बात यह कि सर्कुलर में तमाम मुलाजमीन जो अपनी तफसीलात हैं
वो दोबारा चेक करेंगे, ये उन्हें कहा गया है। और इसके अलावा मरकजी जो जाती मालूमाती निजाम है यानी CPIS, इसको मुतलका DDOs जो महकमों की जिम्मेदारी इसके अंदर होगी, एक बड़ा काम देखेंगे वो, तो उन्हें फौरी तौर पर अपडेट करने को कहा गया है। और कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो 25 नवंबर 2021 तक GAD को पेश करनी है। 30 तारीख से पहले काम मुकम्मल करना है और अब सिर्फ 4 दिन का वक्त है। आज का दिन अगर मिला लें तो 4.5-5 के आसपास दिन बनते हैं। तो डेटा जो मुलाजमीन का है मुख्तलिफ महकमों में, उसको अपडेट करना है। 25 तारीख रखी गई है, 30 से पहले काम मुकम्मल होना चाहिए। गौहर, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे अब डाटा के हवाले से, जहां मुलाजमीन को 30 नवंबर तक डाटा पेश करना होगा, जमा करना होगा। इस सिलसिले में खबर। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात अब एक और करते हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से ही बात करेंगे कि कश्मीर में BPL खानदानों के लिए NF जो स्कीम है, NFBS स्कीम, उसके जुमरे में जो आने वाले जो लोग हैं, गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के हवाले से बात की जाए कि तकरीबन 5600 खानदानों को फंड अभी तक फराहम नहीं किया गया है। और इस सिलसिले में स्कीम के 5684 केस हैं जो 18 से 59 साल के अफराद के लिए रखा गया है, क्योंकि अभी तक अगरचे स्कीम के तहत जो APL जुमरे के आने वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन BPL जुमरे के आने वाले लोग हैं, उनके लिए इंतजामिया की जानिब से जो स्कीम लॉन्च की गई थी मरकजी सरकार की जानिब से कि उन्हें फंड दी जाए है माली मावनत के हवाले से, लेकिन अभी तक उन्हें ये फंड वागुजार नहीं किए गए हैं। इसमें बड़ी बात यह है, चूंकि ये सिर्फ कश्मीर सूबे के अंदर NFBS एक स्कीम सरकार की तरफ से शुरू की गई है BPL फैमिलीज के लिए। BPL के जुमरे में जो लोग आते हैं, जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम NFBS ये सरकार की तरफ से शुरू की गई थी, लेकिन 5600 खानदान है जो इस सरकारी स्कीम से मुकम्मल तौर पर अभी तक इस्तेफादा हासिल नहीं कर सके हैं। चूंकि सरकार मुकम्मल तौर पर जो फंड्स इस स्कीम के तहत दिए जाने थे 5600 फैमिलीज को BPL के जुमरे में आने के बावजूद भी नहीं दे सकी है। बहुत बड़ी रकम बनती है। और फिगर्स जो बताते हैं, मार्च 2020 तक डिपार्टमेंट जो सोशल वेलफेयर कश्मीर क्या है, उसने 9175 केसेस ऐसे हैं जिनको कवर किया था, लेकिन 5540 ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग अभी भी पड़े हैं, जिन पर कार्रवाई आगे नहीं जा सकी है। और जो सरकारी जराया से हमें मालूमात हासिल हुई हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 5684 ऐसे केसेस हैं स्कीम के तहत जो आज के वक्त में पेंडिंग हैं, जिनकी उम्रें 18 से 59 साल के दरमियान है। और इनमें बेशतर वो लोग हैं, और ये स्कीम पहले बताएं कि उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनका घर का कोई कमाने वाला इस दुनिया में नहीं है, यानी माँ बाप या कोई भी किसी फैमिली में, किसी खानदान में जो उनका वाहिद कमाने का जरिया था वो नहीं है। तो उसके बाद इस स्कीम में या इस जुमरे में उन लोगों को लाया जाता था, उन फैमिलीज को लाया जाता था। 18 से 59 साल तक के ज्यादा लोग सर्वे के मुताबिक इसमें शामिल थे। 5600 प्लस फैमिलीज आज भी हैं जो इंतजार कर रही हैं, और इनमें बेशतर लोग वो हैं जो सड़क हादसात का शिकार हुए हैं, कुछ अपाहिज हुए हैं, कुछ टोटली जो आज के वक्त में कमाने के अहल नहीं हैं, काम नहीं कर सकते हैं, फिजिकली अपीयरेंस कहीं भी नहीं उनकी हो सकती। तो इसलिए इन स्कीम के तहत इन सारे खानदानों को BPL के जुमरे में लाया, BPL के जुमरे में थे लेकिन स्कीम में लाया गया था, जिसे हम सरकार की तरफ से शुरू की गई स्कीम जरूर मानते हैं। लेकिन NFBS स्कीम के तहत जो सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि 20,000 के करीब वन टाइम बेनिफिट जो है मरकजी सरकार की तरफ से इन फैमिलीज को दिया जाता है, यानी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं 20,000 मिलना चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस 20,000 के आसपास होने के बावजूद भी 5600 फैमिलीज आज भी मुंतजिर हैं। कई लोग इनमें से अपाहिज हैं, कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, और कई लोग आज भी ऐसे हैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं जो स्कीम के दायरे में हैं, इस जुमरे में लाया गया है, लेकिन एनसर्कल्ड होने के बावजूद भी इससे बाहर कर दिया गया है। दूसरी जो पेमेंट है, सरकार ये मानती है कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आने वाले ये लोग जो हैं या ये जो फैमिलीज हैं, इनमें बहुत सारे लोग हैं जो विडो हैं, बहुत सारे बच्चियां हैं जो अनमैरिड हैं, उन सभी के लिए भी इसी तरीके से इसी के तहत सरकार पैसा देती थी, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक पैसा नहीं दिया जा सका है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कुछ खानदानों को जरूर मिलती है, लेकिन 60 की एज जिनके ऊपर है उनके लिए भी सरकार ने ये कहा कि इस स्कीम के तहत उनको भी लाया जाएगा, वो भी इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। मगर आज के ये 5600 जो आंकड़े हैं,
5600 ये फैमिलीज हैं, 5600 लोग नहीं हैं। आप इससे अंदाजा लगाइएगा कि ये फिगर डबल हो जाते हैं अगर आप एक आदादोशुमार अंदाजे के तौर पर सामने रखेंगे तो 5600 फैमिलीज को आप हर फैमिली में तकरीबन 3, 4, 5, 6 के आसपास मेंबर्स हैं तो ये पैसा बहुत ज्यादा बन जाता है। लेकिन सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 20,000 रुपए जो वन टाइम सरकार की तरफ से बेनिफिट दिया जाता है वो भी नहीं मिला है। ऑफिशियल फिगर्स ये भी बताते हैं कि टोटल 70,839 जो मुस्तकीन हैं वो सैंक्शन किए गए थे। 1,000 रुपए पेंशन का जो बेनिफिशियरी का जो पर मंथ दिया जाता है, ओल्ड एज पेंशन भी जिसे आप कहते हैं, वो जरूर दी जाती है। उसमें कहीं ना कहीं पर्दा डालकर खुद को बचाने की कोशिश मुतलका हुकाम कर रही है। लेकिन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कश्मीर पर आज भी सवाल है। 56,000 फैमिलीज अभी भी इंतजार कर रही हैं जो आदादोशुमार आपके सामने रखे, जिनमें बहुत सारे लोग हैं जिनका इस वक्त कमाने का जरिया कोई भी नहीं है लेकिन शिकार हैं इंतजामिया की बेबसी का। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, हमारे साथ रहिएगा।